तो आज हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेज। कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेज का मतलब क्या है कि मेनली क्या क्या टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है। क्या क्या टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी का मीनिंग क्या हुआ भाई? तो जो अभी तक हम लोग देख रहे थे, अभी तक हम लोग क्या देखे कि याद करो, एक बार रिकॉल करो कि अब तक हम लोग क्या क्या पढ़े। सबसे स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करना, प्रायरी एनालिसिस में क्या था, वहां पर मैक्सिमम जो लार्जेस्ट लूप है उसके काउंट को फाइंड करना था। वहां पर कभी कभी हम क्या यूज किए थे, बीगो यूज किए थे। बताया थे उस समय क्या कि बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। जब वहां पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने के लिए जब देख लिए, उसके बाद में आए एसिम्पटोटिक नोटेशन पर। तो एसिम्पटोटिक नोटेशन में क्या क्या था, बीगो था, उसके बाद में ओमेगा था, थीटा, स्मॉल ओ और स्मॉल ओमेगा। इतना टाइप्स ऑफ एसिम्पटोटिक नोटेशन था जिसके थ्रू हम लोग प्रायरी एनालिसिस में, प्रायरी एनालिसिस याद रखना, वहां पर क्या था, हम लोग ना तो हार्डवेयर को कंसीडर कर रहे हैं और ना ही कंपाइलर को किस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग किया गया है वो देख रहे हैं। मतलब कि सिस्टम को नहीं देख रहे हैं हम लोग अपने प्रोग्राम को देख रहे हैं कि उसमें किसी भी लूप का नंबर ऑफ रिपीटेशन क्या है, कितना टाइम से एक लूप रन कर रहा है, और जो लार्जेस्ट लूप काउंट होगा वही हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। तो वहां पर कहीं कहीं बीगो तो यूज किए थे। उसके बाद एसिम्पटोटिक नोटेशन में बीगो का क्या डेफिनेशन है, ओमेगा का डेफिनेशन क्या है, थीटा, स्मॉल ओ और स्मॉल ओमेगा सबका डेफिनेशन को बताए। लेकिन एक्चुअली एक बात सोचो कि आखिर वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आया कैसे था, क्या हो रहा था, कहां पर बीगो यूज करेंगे, कहां पर ओमेगा यूज करेंगे, कहां पर थीटा यूज करेंगे, ये पांचों को कहां पर यूज करेंगे, और अगर कहीं यूज करेंगे इसका मीनिंग क्या होगा। डेफिनेशन तो देख लिए हैं, तब हम लोग देखते हैं इसको यूज करके, इसके अकॉर्डिंग कंपेयर करके, अलग अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कंपेयर करके देखते हैं। तो इसका बेसिक मतलब क्या है कि हम लोग इसको यूज कैसे कर रहे हैं सिस्टम में, इस बात को समझो। सिस्टम में हम लोग एक्चुअली किए क्या थे, सबसे बेसिक वर्क है जो हम लोग सिस्टम में क्या किए थे। सबसे बेसिक वर्क हम लोग का क्या था सिस्टम में कि हम लोग के पास में एक था प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब क्या है, प्रॉब्लम का मतलब बोल सकते हो कि हम लोग के पास एक प्रोग्राम है। प्रॉब्लम मतलब क्या है, प्रोग्राम है, क्योंकि सिस्टम में प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मतलब क्या है, प्रोग्राम को ही रन करवाना। तो हम लोग के पास में एक प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग कहां ले गए, इस प्रॉब्लम को हम लोग ले गए सिस्टम में। इस प्रॉब्लम को हम लोग सिस्टम में ले गए। प्रॉब्लम क्या हुआ, इनपुट हो गया सिस्टम में। सिस्टम में क्या है, सिस्टम में क्या हुआ, सिस्टम में ये प्रॉब्लम मतलब कि प्रोग्राम प्रोसेस हुआ, इनपुट मिला तो प्रोसेस किया गया, प्रोसेसर में रन किया गया। इसको जब रन किया गया तो किसी पर्टिकुलर एल्गो के अकॉर्डिंग ये रन किया हुआ था। मतलब यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा एक एल्गोरिथम जिसके अकॉर्डिंग, इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम रन करेगा। तो रन करने के बाद क्या होगा, जब प्रोग्राम रन करेगा उसके कुछ टाइम बाद, टाइम ज्यादा कम हो सकता है, कुछ टाइम बाद फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा कुछ आउटपुट मिलेगा। मिलना ही मिलना है, क्योंकि अगर आउटपुट नहीं मिला मतलब वो एल्गो है ही नहीं।
तो हम लोग प्रोग्राम रन करवा रहे हैं, मान लो सिस्टम में रन करवाए, कुछ आउटपुट ही ना मिले तो क्यों करेंगे? आउटपुट मिलना चाहिए, तो आउटपुट मिलेगा ही। तो सिस्टम में इनपुट किए प्रोग्राम को, सिस्टम में अकॉर्डिंग टू सम एल्गोरिथम रन किया है, उसके बाद कुछ आउटपुट मिला। तो अब रहा कि कितना टाइम लगा होगा यहां रन करने में, कितना टाइम लगा होगा सिस्टम में रन करने में इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को। तब इसको देखने के लिए, इसके टाइम को देखने के लिए, मान लो इस तरीके से अगर बताया जाए, अगर पूछा कितना टाइम लगा है, इसको अगर ऐसे बता दिया जाए कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इस प्रोग्राम का वो है बीगो ऑफ n क्यूब। मान लो बता दिया गया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जो बीगो ऑफ n क्यूब है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जो ओमेगा ऑफ n स्क्वायर है। मान लो ऐसा लिख दिया गया। बोलो कि दोनों में सही कौन है? दोनों ही सही है। ये बताया गया है, ये बताया गया है। जब टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए था हमको, तो सिस्टम से बताया गया क्या, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जो बीगो ऑफ n क्यूब है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओमेगा ऑफ n स्क्वायर है, ये दोनों स्टेटमेंट हमको प्रोवाइड किया गया। तो अब हम क्या सोचेंगे कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। ये जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू बीगो ऑफ n क्यूब या फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू ओमेगा ऑफ n स्क्वायर, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो अब हम लोग इसके डेफिनेशन में जाएंगे। अब हम लोग बीगो और ओमेगा के डेफिनेशन में जाएंगे, जो कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन में बताए थे। क्या डेफिनेशन था भाई? मान लो जब बीगो का हम बात करेंगे, ये बीगो का बात करेंगे, तो क्या स्टेटमेंट में बताया गया था? वहां पर बताया गया था क्या कि कहीं भी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एज ए एफ लेते हैं, एक फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू बीगो ऑफ जी एक्स अगर लिखा रहे, ऐसे अगर एफ एक्स इक्वल टू बीगो ऑफ जी एक्स अगर है लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हम लोग समझते थे? इसका मतलब समझते थे जो एफ एक्स लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एक्स। इसका मतलब यही समझते थे ना हम लोग। एफ एक्स इक्वल टू बीगो ऑफ जी एक्स, इसका मीनिंग यही समझते थे ना, जो एफ एक्स लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी एक्स, वेयर सी इज ए कॉन्स्टेंट, जहां पर कि सी एक कांस्टेंट है और पॉजिटिव कांस्टेंट है। सी है जो पॉजिटिव कांस्टेंट है और जिसका वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 है। यही समझते थे। तो बस इसको भी इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है हम लोग को। कैसे करेंगे भाई? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू बीगो ऑफ n क्यूब है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग इसको लिख सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेस देन इक्वल टू सी इंटू ये क्या है? gx क्या है? n क्यूब है ना, तो c इंटू n क्यूब। इसका मीनिंग ये हुआ। इसका मीनिंग क्या मतलब? आप इसको सिंपल लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जो या तो लेस देन है या तो इक्वल है, कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे n क्यूब को, तब मतलब क्या कि अगर n क्यूब को कुछ कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं और जो वैल्यू मिलता है उससे या तो कम या तो उसके इक्वल मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का क्या है? n क्यूब है। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या बता दिया हम लोग को? ये बता दिया अपर बाउंड। ये बता दिया अपर बाउंड, बता दिया हम लोग को। मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का है जो n क्यूब है,
ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का अपर बाउंड को बताया है। सेम उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एनालाइज करेंगे ओमेगा को। तो जब ओमेगा के स्टेटमेंट को हम लोग एनालाइज करते हैं तब क्या देखेंगे, सेम इस फॉर्मेट में लिखेंगे। अगर एफ एक्स इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी एक्स तो क्या लिखते थे, एफ एक्स इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी एक्स अगर है, इसका मतलब क्या है, इट इंप्लाइज दैट एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू जी एक्स, वेयर सी सम कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन जीरो। मतलब क्या हुआ यहां पर, इसका मीनिंग हुआ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू एन स्क्वायर। इसका मतलब यही हुआ ना ओमेगा का मतलब। अब इसको सिंपल मीनिंग में क्या बोल सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जो एन स्क्वायर के या तो इक्वल है या तो एन स्क्वायर से ज्यादा है, या तो इक्वल है या तो ज्यादा है। मतलब कि मिनिमम वैल्यू जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का है जो एन स्क्वायर है, तो मिनिमम वैल्यू बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ है, ये हो गया लोअर बाउंड, ये हो गया क्या, लोअर बाउंड। मतलब कि जहां पर मैक्सिमम वैल्यू बताए, जहां पर मैक्स वैल्यू बताएगा वो अपर बाउंड होता है। सिंपल लाइफ में भी तो यही है ना, मैक्सिमम वैल्यू मतलब क्या है, अपर बाउंड है, अपर लिमिट है। मान लो कुछ सामान ही खरीदना है, कॉपी नोटबुक ही खरीदना है, एक नोटबुक अगर बता दिया गया कि मैक्सिमम जो नोटबुक है जो 100 रुपए में मिलेगा, मतलब अपर बाउंड है। मिनिमम सबसे कम से कम में कितना मिलेगा, तो 50 में मिलेगा, तो लोअर बाउंड है 50, अपर बाउंड 100 हुआ। बस वही यहां पर भी है, बता रहा है क्या, इसका मीनिंग एक्चुअल दोनों को जब कंबाइन करके देखेंगे हम लोग तो कैसे लिख सकते हैं, जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो इस साइड में लिखते हैं क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेस देन इक्वल टू एन क्यूब एंड ग्रेटर देन इक्वल टू एन स्क्वायर। यही हुआ ना, एक किसके लिए हुआ, ये हुआ वीगो के लिए, और एक किसके लिए हुआ, ये हुआ ओमेगा वाले स्टेटमेंट के लिए। यही हुआ ना, जब दोनों को एक साथ में कंबाइन करेंगे, बीगो ऑफ एन क्यूब है और ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर है, जब दोनों को कंबाइन करेंगे इसका मतलब क्या निकलेगा कि यहां पर तो बीगो बता ही रहा है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मैक्सिमम वैल्यू एन क्यूब है, यहां पर क्या बता रहा है कि मिनिमम वैल्यू एन स्क्वायर है। मतलब कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहीं ना कहीं दोनों के बिटवीन में ही लाई कर रहा है। उसको छोड़ दीजिए भैया वहां पर वैसे ही। ओ वहां गेट जो लगाया, हाँ बस। तो आप दोनों में क्या देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू एन क्यूब को अप्रोच कर रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और मिनिमम वैल्यू है जो एन स्क्वायर को। जब दोनों कंबाइन करेंगे, सिंपल एक इक्वेशन में हम लोग एक इनइक्वालिटी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन स्क्वायर एंड लेस देन इक्वल टू एन क्यूब। अब समझ गए ना कि बीगो और ओमेगा का सिग्निफिकेंस क्या था। बीगो और ओमेगा के हेल्प से हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एग्जैक्ट एक बाउंडेशन में ला सकते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इजीली डिफाइन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहे या फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ही क्यों ना हो, दोनों को एक एग्जैक्ट लिमिट हम पुट कर सकते हैं कि अपर लिमिट क्या है और लोअर लिमिट क्या है। हम लोग के पास दोनों ही जरूरी है। तो बोलो कि अपर लिमिट का मतलब क्या हुआ और लोअर लिमिट का मतलब क्या हुआ। अपर लिमिट का मतलब हुआ है, अपर लिमिट है किसके लिए, अपर लिमिट है वर्स्ट केस के लिए। वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन क्यूब जाएगा, और बेस्ट केस जब होगा तो एन स्क्वायर ही रहेगा। तो बेस्ट केस का मतलब क्या हुआ कि बेस्ट केस क्या है, अब सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा केस क्या हो सकता है, मिनिमाइज किया जाए कॉस्ट को। जैसे एक कॉपी लाने गए हैं मार्केट में, नोटबुक लाने गए हैं,
अब खरीदने वाले जो परचेज करने गया है, कस्टमर के लिए बेस्ट क्या हो सकता है? कस्टमर के लिए बेस्ट यही है कि मिनिमम प्राइस में मिले, मिनिमम प्राइस में, मिनिमम कॉस्ट है। तो कॉस्ट मिनिमम का मतलब क्या है कि यहां पर कॉस्ट हम लोग बात कैसे करते हैं? कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ किसका बात करते हैं? टाइम और स्पेस का। टाइम ज्यादा लग रहा है मतलब कि कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, टाइम कम लग रहा है मतलब कॉस्ट कम लग रहा है। बस वही चीज है जो वर्स्ट केस जब होगा तो बीगो से डिनोट करेंगे वर्स्ट केस को, और ओमेगा से हम लोग बेस्ट केस को बताएंगे। किसी पार्टिकुलर प्रोग्राम में, लेकिन ऐसा बिल, अब देखो यहां पर कंफ्यूज मत होना, यहां पर ये नहीं कंफ्यूज होना जो अच्छा जहां पर बीगो है वहां पर हमेशा ही वर्स्ट केस ही होगा। किसी प्रोग्राम में ऐसा नहीं अब सोचना है कि अच्छा बीगो है ना मतलब कि वर्स्ट केस होगा। प्रोग्राम का बेस्ट केस और वर्स्ट केस एक अलग चीज है। प्रोग्राम का बेस्ट केस और वर्स्ट केस अलग चीज है। मतलब एक प्रोग्राम अगर रन कर रहा है, यहां पर समझो, आराम से समझो, ऐसा नहीं हो बता रहे हैं कुछ और कंफ्यूजन में कुछ और समझ लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आराम से समझो कि जब हम बता रहे हैं कि एक प्रोग्राम को रन करवाए हैं, तो प्रोग्राम को रन करवाए तो एल्गो है ना। याद करो एल्गो किस तरीके से लिखा जाता था? क्या रहता था यहां पर कि यहां पर कुछ स्टेटमेंट है, यहां से नीचे एरो गया, यहां पर कंडीशन चेकिंग हुआ, कंडीशन चेकिंग होकर यहां एग्जिट करने का एक रास्ता हो गया। एग्जिट बोलो या फिर टर्मिनेट बोलो, एक नीचे जाएगा, फिर यहां कोई स्टेटमेंट मिलेगा, फिर यहां रिपीटेशन होगा। हो रहा था ना, ऐसा ही एल्गो रहता था ना एल्गोरिथम जब हम लोग लिखते हैं पेज में रिपीटेशन के लिए। तो जब पहली बार में एग्जिट हो जाए, जब फर्स्ट टाइम में ही एग्जिट हो जाए अगर, तो ये इस एल्गोरिथम के लिए क्या हो गया? इस एल्गोरिथम के लिए ये बेस्ट केस हो गया। अब बहुत सारा नंबर ऑफ रिपीटेशन अगर रहेगा तो इस एल्गोरिथम के लिए ये क्या होगा? वर्स्ट केस होगा। ठीक, लेकिन हम लोग वर्स्ट केस में ही, प्रोग्राम के वर्स्ट केस में ही हम लोग क्या कर सकते हैं? अपर लिमिट और लोअर लिमिट बता सकते हैं। एक जब एल्गोरिथम रन किया है, इस एल्गो का कंप्लीशन के लिए, कंप्लीशन टाइम के लिए एक बेस्ट केस होगा कि जल्दी ही प्रोसेस टर्मिनेट कर जाए, एंड हो जाए, कंप्लीट कर जाए। तो इसके लिए एक बेस्ट केस होगा और एक वर्स्ट केस होगा कि बहुत सारा रिपीटेशन हो रहा है। लेकिन हम लोग केवल वर्स्ट केस के लिए एक अपर लिमिट दे सकते हैं और एक लोअर लिमिट दे सकते हैं। ये अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है। समझ रहे हो बात को? इसलिए यहां पर जो वर्स्ट केस लिख दिए हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। या तो इसको चाहो तो मिटा ही दो वर्स्ट केस में, कहीं ऐसा ना सोच लो जो अच्छा जहां भी बीगो है मतलब कि वर्स्ट केस नहीं, ऐसा नहीं है। वर्स्ट केस में बीगो भी लिख सकते हैं हम लोग और ओमेगा लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग वर्स्ट केस का ही लिमिट दे रहे हैं। वर्स्ट केस को हम लोग एक लिमिट में रखना चाहते हैं कि लोअर बाउंड क्या होगा और अपर बाउंड क्या होगा। सेम उसी तरीके से बेस्ट केस को भी हम लोग बीगो और ओमेगा में लिख सकते हैं। एक अपर लिमिट दे सकते हैं, एक लोअर लिमिट दे सकते हैं। समझ रहे हो बात को? मतलब कि वर्स्ट केस में अपर लिमिट एक एज ए वर्स्ट केस का रोल प्ले करेगा और लोअर लिमिट बेस्ट केस का रोल प्ले करेगा। इस वर्स्ट केस में ही पूरा एल्गो के लिए ये है जो लोअर लिमिट बेस्ट केस नहीं होगा। एल्गो के लिए बेस्ट केस कुछ और भी है जो कम रिपीटेशन हो रहा है। इसलिए सिंपल जानो कि बीगो मतलब क्या है? अपर लिमिट है, और ओमेगा मतलब क्या है? लोअर लिमिट है। समझ रहे हो? अगर एक नंबर लाइन में अगर बता दिया गया है, मान लो 0 से स्टार्ट हुआ, बोल दिया क्या कि यहां पर अगर 100 है
तो कोई हम बोल दिए कोई नंबर है n है या x है जो 100 से ग्रेटर है। अब x कहीं भी लाई कर सकता है, लेकिन मान लो हम लोग और इसको प्रिसाइजली देखना चाहते हैं तो और बता दिए कि x है जो 300 से कम है, तो x बाउंड हो गया ना कि 100 to 300 वेरी करेगा x, तो ज्यादा बेटर हुआ ना। बस इसके लिए ही है कि अगर 300 से कम है तो ये बीगो बन गया और 100 से ग्रेटर है तो ये ओमेगा हो गया। बस इसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट में अपर बाउंड लोअर बाउंड बताकर हम लोग इजीली बीगो और ओमेगा के थ्रू देख सकते हैं। अब मान लो कहीं ऐसा हो कि बीगो और ओमेगा जो लिख रहे हैं हम लोग, मान लो ऐसे लिख दें कहीं पर कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू बीगो ऑफ n पावर 4 एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू ओमेगा ऑफ n पावर 4। तो अगर बीगो और ओमेगा सेम ही रहेगा, जब दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई है सेम फंक्शन के लिए, समझो बात को, अगर बीगो n पावर 4 है और ओमेगा भी n पावर 4 है, मतलब कि एग्जैक्टली वैल्यू है जो n पावर 4 ही है, कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग लिख सकते हैं क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू थीटा ऑफ n पावर 4। अगर दोनों सेटिस्फाइड है, बीगो भी अगर सेटिस्फाइड है और ओमेगा भी सेटिस्फाइड है, इसका मतलब क्या होगा, थीटा भी सेटिस्फाइड है। थीटा का मतलब क्या है कि ओमेगा भी होना चाहिए और बीगो भी होना चाहिए, मतलब कि अपर लिमिट और लोअर बाउंड, अपर बाउंड और लोअर बाउंड अगर दोनों इक्वल हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए मतलब कि 100 है 300 है, ये दोनों काफी क्लोज आ जाए, बस ये दोनों में केवल कांस्टेंट c का ही डिफरेंस अगर रहे, अगर कांस्टेंट c का डिफरेंस रहे अगर, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग थीटा बोल सकते हैं कि थीटा ऑफ पार्टिकुलर फंक्शन, जैसे यहां पर थीटा ऑफ n पावर 4। तो जो हम लोग बीगो और ओमेगा और थीटा यूज करेंगे इसी तरीके से यूज करेंगे, समझ रहे हो बात। तो आप देखेंगे कि कितना तरह का ये जो हम फंक्शन लिखे हैं n पावर 4, ये कितना तरह का फंक्शन मेनली होता है, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेज। कितना तरह का ये फंक्शन है मेनली। एक रफ स्केच में वेरिएशन तो बहुत सारा बनाया जा सकता है, लेकिन जो मेन वेरिएशंस है ये जो फंक्शन में कितना तरह का फंक्शन है जिससे कि हम लोग बीगो और ओमेगा कंपेयर करेंगे, वही है कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेज। मतलब कि कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लिखने का क्या क्या फंक्शन के फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं, बस यही है। तो अब देखते हैं, ये तो बेसिक अभी तक क्या बताए, अभी तक हम बताए क्या कि बीगो और ओमेगा और थीटा यूज कैसे करेंगे, और यूज किए मतलब उसका क्या सिग्निफिकेंस क्या है, क्या मतलब है उसका। कहीं बीगो बोल दिए, इसका क्या मतलब होता है, मतलब कि अपर बाउंड है, मैक्सिमम लिमिट वो बताया हुआ है कि मैक्सिमम वैल्यू उतना होगा। कहीं ओमेगा बोल दिया मतलब क्या है कि वो लोअर बाउंड है, वो मिनिमम वैल्यू को बता रहा है कि मिनिमम वैल्यू जितना होगा। अगर थीटा बता दिया, इसका मीनिंग क्या है कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही आसपास है, कुछ कांस्टेंट का डिफरेंस है दोनों में। समझ रहे हो बात को। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेज बेसिक हम लोग देख लिए इसके बारे में। अब हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेज। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेज में कितना टाइप्स ऑफ क्लासेज है, अब वो देखते हैं। तो सबसे पहला क्या टाइप होगा, सबसे फर्स्ट में क्या देखेंगे, सबसे फर्स्ट में है क्या, लीनियर होगा। लीनियर होगा, लीनियर का मतलब क्या है, n
लीनियर है, n है लीनियर है। इसके बाद क्या होगा, लॉगरिदमिक, मतलब क्या, लॉग ऑफ n, लॉगरिदमिक है, लॉग ऑफ n हो गया। इसके बाद क्या होगा, क्वाड्रेटिक लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक मतलब क्या हो गया, n का स्क्वायर। क्वाड्रेटिक तो ऐसा ही होता है ना, स्क्वायर के फॉर्मेट में पावर 2 होगा, क्वाड्रेटिक होगा। इसके बाद क्या होगा, क्यूबिक होगा, क्यूबिक होगा। क्यूबिक क्या रहता है, n पावर 3 के फॉर्मेट में होता है। इसके बाद क्या होगा, पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक भी एक टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ही है, जिसमें क्या होता है, n पावर c, n पावर c होगा। c क्या है, c क्या है, कांस्टेंट है। c क्या है, कांस्टेंट है। इसके बाद क्या होगा, पॉलिनोमियल हो गया, तो n पावर c जब है तो हो सकता है क्या, एक ऐसा भी रहे एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल इसका मतलब क्या है, c पावर n हो। c पावर n का मतलब क्या है, c तो कांस्टेंट है लेकिन पावर में है जो एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है। c पावर n हो गया। यहां पर भी c क्या है, यहां भी c है जो यहां भी कांस्टेंट ही है। तो मेनली इतना टाइप्स का लीनियर, लॉगरिदमिक, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल, इतना टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेज होगा। अब इसमें क्या क्या और भी कुछ चेंज रहेगा क्या, हाँ हो सकता है चेंज। और क्या क्या रह सकता है, जैसे लीनियर n लिखे हैं तो उसी तरीके से n का रूट भी तो हो सकता है ना, n का रूट हो सकता है ना, समझ रहे हो बात को, n का रूट हो सकता है। लॉग लिए हैं, लॉग n है तो लॉग n का रूट हो सकता है कहीं पर। क्वाड्रेटिक है, n स्क्वायर है, क्यूबिक है। अब इसमें कंपेयर क्या हम लोग करेंगे, हम लोग इसमें कंपेयर क्या करेंगे, जो कौन ज्यादा बड़ा है कौन छोटा है। क्योंकि पर्पस हम लोग का क्या है, हम लोग लिखने जा रहे हैं इससे क्या, बीगो और ओमेगा। बीगो क्या है, बीगो है जो अपर बाउंड को बताएगा, ओमेगा क्या है, लोअर बाउंड को बताएगा। मतलब क्या है पर्पस हम लोग का, हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं कि कौन ज्यादा बड़ा है कौन छोटा है। तो कंपेयर कहां करेंगे, कंपेयर हम लोग इस साइड में चलो करते हैं। अभी जो कंपेयर करेंगे इसको अच्छे से ध्यान से समझ भी लेना, और एक काम का है, इसके बेसिस पर क्वेश्चन भी आएगा। तो क्या क्या है, सबसे छोटा क्या होगा, सबसे छोटा क्या होगा, सबसे छोटा, अच्छा log n और रूट n में कौन छोटा होगा बताओ। log n और रूट n में ज्यादा छोटा कौन होगा, देखो एक बार, 64 है ना, 64 का जब रूट लेंगे तो कितना आएगा, 8 आया। और log ऑफ 64 जब करेंगे तो क्या होगा, 2 पावर 6 है ना। 64 मतलब क्या है, log ऑफ 2 पावर 6 बेस 2, 6 बाहर आएगा मतलब वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया। देखो रूट सेम नंबर का रूट 8 आया है और log 6 आया है, log छोटा है ना, मतलब कि log n
ज्यादा छोटा है, तो यहां क्या लिखेंगे? अगर log का भी log ले लें तो क्या होगा? और भी छोटा हो जाएगा। मतलब क्या? log log n, log of log n लेस देन किससे? log n से। log n से छोटा है। log n किससे छोटा है? रूट n से छोटा है। रूट n किससे छोटा है? n से छोटा है। इसके बाद एक कंटिन्यूटी में है, देखो इसके बाद कंटिन्यूटी में यहां पर आएगा क्या? n किससे छोटा है? n है जो किससे छोटा है? n log n से छोटा है ना? छोटा n है, एक n log n है। समझो बात को, log लेने में क्या है? ये तो देख लिए रूट है जो, और log में log ज्यादा छोटा है, तो log ज्यादा छोटा है, रूट है और log लिए log ज्यादा छोटा हो गया, ये बात पक्का है। n से तो दोनों ही छोटा होगा, n से छोटा रूट n से log n। अब इसका भी अगर log ले लेंगे तो क्या है? मान लो इसको x मानते हैं, x इक्वल टू log n। अब उस x का अगर log लेंगे तो x से छोटा होगा ना, तो और भी छोटा हो गया। log ऑफ x का वैल्यू क्या है? log n। यहाँ पर x है, यहाँ पर log ऑफ x है, तो और भी छोटा हो गया। और ज्यादा log लेंगे और छोटा होते जाएगा। समझ रहे हो बात को? इसके बाद क्या देखेंगे? रूट n है। रूट n किससे छोटा है? n से छोटा है। n किससे छोटा है? तो अगर n इंटू log n करेंगे तो log n का कुछ नंबर से हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं n को, पॉजिटिव नंबर है, log n का वैल्यू तो पॉजिटिव आना है, तो पॉजिटिव नंबर जब है तो अगर n को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो n से तो ग्रेटर बना देगा ना। कोई नंबर में कुछ मल्टीप्लाई करो, ज्यादा बड़ा होगा अगर पॉजिटिव नंबर है तो। बस वही चीज यहाँ है, मतलब कि n log n हो गया। अब इसके बाद और क्या हो सकता है? n इंटू रूट n रहे, यहाँ log n है, यहाँ रूट n है, n दोनों में कॉमन है, और log n और रूट n ज्यादा ग्रेटर कौन है? रूट n है। सब तरह कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस को लिख दे रहे हैं यहाँ पर कंपेयर करके, और यही सीक्वेंस ऐसे ऐसे रहेगा हमेशा। ये किससे छोटा होगा? ये छोटा होगा n स्क्वायर से। n स्क्वायर में क्या है? n इंटू n है, यहाँ पर क्या है? n इंटू रूट n। एक n तो कॉमन है, अगला वाला n है जो एक रूट n है, एक n है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली ग्रेटर होगा n स्क्वायर वाला, मतलब n स्क्वायर ग्रेटर हो गया। n स्क्वायर किससे छोटा रहेगा? n क्यूब से छोटा होगा। n क्यूब किससे छोटा होगा? n पावर c से छोटा होगा। क्यों? n पावर c क्या है? n पावर c है जो कांस्टेंट है c, और एक पॉलिनोमियल है, मतलब कि पॉलिनोमियल का डिग्री हायर होगा, 3 से ज्यादा डिग्री रहे। डिग्री मान लो n स्क्वायर भी एक पॉलिनोमियल ही है, लेकिन इसका नाम है क्वाड्रेटिक, अलग से बोल लेते हैं। n क्यूब भी एक पॉलिनोमियल ही है, लेकिन इसको क्यूबिक बोल लेते हैं। तो n पावर c एक पॉलिनोमियल लिखे हैं, इसका मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि अब 3 से ग्रेटर जो पावर रहे उसको हम लोग n पावर c के फॉर्मेट में लिखे हैं। तो n पावर c ग्रेटर हो गया। a किससे छोटा होगा? a छोटा होगा c पावर n से। a किससे होगा? c पावर n से। c पावर n क्या है? एक्सपोनेंशियल है। तो एक और भी फंक्शन ऐसा भी तो बनता है ना, c पावर n है तो एक n फैक्टोरियल का भी होता है ना, याद करो, फैक्टोरियल भी एक होता है ना। फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि अगर 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 5 तक जितना भी नंबर है, जितना भी इंटेजर है, सब इंटेजर को मल्टीप्लाई करना। मतलब कि 5 से मल्टीप्लाई करना शुरू करो। क्या है? 5 से, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये है किसका? 5 फैक्टोरियल का। ये 5 फैक्टोरियल का जो भी वैल्यू है 20, 60, 120, मतलब कि इसका वैल्यू क्या हो गया? 120 हो गया। तो ये 5 फैक्टोरियल है। वैसे ही अगर n फैक्टोरियल अगर रहेगा तो क्या बोलेंगे इसको? कैसे लिखेंगे? n इंटू n माइनस 1
इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अप टू कहां तक 1 तक। n फैक्टोरियल यही हुआ ना, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 ऐसे करके। तो मान लो यहां c पावर n है, c मान लो 5 है, ठीक। c क्या था, कांस्टेंट ही है ना, कांस्टेंट मान लो 5 है, तो 5 पर पावर n है, 5 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर c पावर n अगर लिखे हम लोग तो क्या लिखेंगे, मान लो c अगर 5 है तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कितना n टाइम्स हुआ ना। तो जब n टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां पर n से मल्टीप्लाई करना शुरू किए हैं, n तो बहुत बड़ा नंबर है ना, जब तक ये यहां 1 तक जाएगा, 1 से देखो 1 रहेगा, फिर 2 रहेगा, फिर 3 4 5, हाँ, उसके बाद जितना भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे सब ज्यादा बड़ा होगा ना 5 से। मतलब कि ओवरऑल n फैक्टोरियल है जो c पावर n से तो बहुत बड़ा है ना, c पावर n जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उससे फैक्टोरियल तो बहुत बड़ा है ना, तो इसीलिए c पावर n से ज्यादा कौन है, n फैक्टोरियल है। अब n फैक्टोरियल किससे छोटा है, n फैक्टोरियल किससे छोटा है, n पावर n से। यहां पर क्या है, ये क्या है, देखो यहां लिख लेते हैं n पावर n। n पावर n देखो क्या है, n फैक्टोरियल है जो n पावर n से भी छोटा है। अब कैसे छोटा इसको बोलेंगे, देखो n पावर n का मतलब क्या है, n इंटू n इंटू n इंटू ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना n टाइम्स। n पावर n है जो, n पावर n है जो, इसका मतलब क्या है, n इंटू n इंटू n इंटू कितना n टाइम्स है। यहां पर क्या था, n फैक्टोरियल का मतलब क्या है, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अप टू 1, ये भी यहां से लेकर n टाइम्स ही है, ये भी n फैक्टोरियल में भी n टाइम्स मल्टीप्लाई किए हैं, n पावर n में भी n टाइम्स नंबर को मल्टीप्लाई किए हैं, लेकिन यहां पर n है, n माइनस 1 है, n माइनस 2 है, यहां पर कम होते जा रहा है। और एक डिजिट को छोड़कर, n को छोड़कर, जो n है n को छोड़कर बाकी सब में कम होते जा रहा है, डिफरेंस बहुत बड़ा हो गया ना। अगर किसी एक जगह में कोई नंबर छोटा होता है इसके किसी नंबर से, तब कंसीडर करते हैं क्या कि चलो कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर, लेकिन अब तो बहुत सारा कांस्टेंट हो गया ना। अगर किसी कांस्टेंट को, कोई कांस्टेंट अगर c है, अगर c इंटू 10 करेंगे तब एक कांस्टेंट ही बनेगा, लेकिन अगर किसी कांस्टेंट को हम अगर n टाइम्स फंक्शन टाइम्स अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कांस्टेंट नहीं अब रहेगा। c है जो कांस्टेंट ही है, c है कांस्टेंट मान रहे हैं, लेकिन इस कांस्टेंट को अगर फंक्शन टाइम्स अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, n क्या है, n एक फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, देखो लीनियर फंक्शन है, तो n एक फंक्शन है, अगर किसी कांस्टेंट को अगर फंक्शन टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तब क्या होगा, ये फंक्शन का रूप ले लेगा c कांस्टेंट नहीं रहेगा। c इंटू n अगर कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n। तभी तो फंक्शन अगर c इंटू फंक्शन लिख रहे हैं, मतलब इसको इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, किसी पर्टिकुलर फंक्शन इंटू c है, c को एलिमिनेट कर दिए, फंक्शन बच गया, फंक्शन को नहीं हटा सकते हैं ना। बस वही चीज यहां भी है कि कांस्टेंट का ही डिफरेंस है, लेकिन कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है कांस्टेंट, n टाइम्स जा रहा है, देखो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अप टू कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा। 1 को कैसे लिख सकते हैं, n माइनस 1, मतलब देखो क्या, n माइनस 1, इसको लिखो अच्छे से, देखो क्या लिखेंगे, n हो गया, यहां माइनस आ गया, माइनस n, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, n कट गया, बच गया 1, देखो लास्ट वाला यही 1 है ना। तो अगर फंक्शन टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंस नहीं होगा,
अगर वो 1 टाइम्स या 10 टाइम्स या 20 टाइम्स कोई कांस्टेंट आ जाए तब उसको एलिमिनेट कर लेंगे, हम लोग हटा लेंगे, तब बीगो और ओमेगा उसको कंज्यूम कर सकता है। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन टाइम्स आ रहा हो तो कंज्यूम नहीं करेगा। मतलब क्या है कि n फैक्टोरियल लेस देन किससे हुआ, n पावर n से। तो कितना तरह का बताया देखो, ये पहला है, ऐसे अंडरलाइन कर लेते हैं, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, छठा, सातवां, उसके बाद आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये है जो 12वां है। मतलब कि 12 तरह का कॉम्प्लेक्सिटी बता दिए ना। अब बाकी जो भी कॉम्प्लेक्सिटी होगा ना कहीं इसका यूज कर रहा होगा, कहीं भी कुछ भी रहेगा ना उसमें या तो, अरे मेनली देखो यहां पर भी है तो एक रूट है, लॉग है और एक पॉलिनोमियल है, एक्सपोनेंशियल है, एक यहां पर जो फैक्टोरियल लिए हैं वो फैक्टोरियल है और एक n पावर n वाला फॉर्मेट है। मेनली इतना ही टाइप्स ऑफ है, बस यही क्वेश्चन में दिया रहेगा। दो फंक्शन दे दिया, अब उसको कंपेयर करना है कौन सा फंक्शन ज्यादा है कौन सा फंक्शन कम है। मतलब क्या क्या दिया रहेगा, दिया रहेगा क्या, यहां लिखते हैं, एक दिया रहेगा f(x) और एक दिया रहेगा gx। अब f(x) और gx जो दिया हुआ है ये दोनों को क्वेश्चन में दे देगा, बोलेगा कंपेयर करने के लिए कि f(x) gx से छोटा है, छोटा है मतलब कैसे लिखेंगे, f(x) इज बिगो ऑफ gx, या फिर f(x) जो gx से ज्यादा बड़ा है मतलब f(x) इज ओमेगा ऑफ gx, या फिर f(x) और gx इक्वल है तो क्या लिखेंगे, f(x) इज थीटा ऑफ gx। सेम वैसे ही स्मॉल ओ है, स्मॉल ओ में मतलब क्या है, f(x) स्ट्रिक्टली लेस देन gx, मतलब f(x) है जो gx के बराबर नहीं पहुंच सकता है, एकदम छोटा है, gx के इक्वल कभी नहीं हो सकता है, उससे छोटा ही है हमेशा ही, ऑलवेज। तो क्या लिखेंगे, f(x) इज स्मॉल ओ ऑफ gx। और अगर f(x) हमेशा ही gx से बड़ा है तो क्या लिखेंगे, f(x) इज स्मॉल ओमेगा ऑफ gx। बस फंक्शन को कंपेयर करना है और कुछ नहीं है, फंक्शन को कंपेयर करने के अलावा इसमें कुछ है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, मतलब कि फंक्शन को ये समझ गए हो ना, इतना टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन में इतना टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है और इसी का यूज आएगा क्वेश्चन में। जो भी क्वेश्चन होगा कहीं ना कहीं इसको यूज कर रहा होगा और इसी को कंपेयर भी करवाएगा। हो सकता है लिखने का लैंग्वेज अलग हो क्वेश्चन का, जो हम लोग अभी देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे समझ लेंगे अच्छे से, लिखने का लैंग्वेज चेंज हो सकता है, फॉर्मेट चेंज हो सकता है। एक बार देखकर क्वेश्चन को, फंक्शन को एक बार विजुलाइज करना होगा, लेकिन रहेगा यही मेन थीम, यही, इससे अलग हट के नहीं रहेगा। तो पर्पस यही है ना, क्वेश्चन बना लेना। क्वेश्चन क्यों बनाते हैं, इसलिए तो बनाते हैं कि कोई भी चीज, नया चीज देखकर डरे नहीं, पहले से बना हुआ रहे कि ये फॉर्मेट में कैसे कैसे आगे बढ़ना है हम लोग को, स्टेप बाय स्टेप, ये चीज आइडिया पहले से रहे। तो बस यही है। तो अभी तक हम लोग क्या देखे, जो बीगो ओमेगा कहाँ कहाँ यूज करेंगे, कैसे कैसे यूज करेंगे, क्या डेफिनेशन है, क्या क्या टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेज है, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी में क्या क्या फंक्शन हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन बनाकर देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन बनाकर देखते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा है
n पावर 6 इंटू log 128 बेस 2। ये क्या है? ये है एफ एक्स। ये है जो, लाओ एफ एक्स रेड से लिखते हैं। एफ एक्स है जो मार्कर है मेरे, पिछले क्लास में मार्कर नहीं था ना, देखो मार्कर मस्त चल रहा है ना। चलो ये क्या है? हम लोग का एफ एक्स है, n पावर 6 इंटू लॉग 128 बेस 2 एफ एक्स हो गया। एक हम लोग के पास में जी एक्स भी है। जी एक्स क्या है? जी एक्स क्या है? n स्क्वायर इंटू लॉग 64 बेस 2। या फिर इसको और कर लेते हैं, 7 है मान लो, n पावर 7 log 64, इसको बना लो 32 कर लेते हैं। चलो ठीक, एक क्वेश्चन देखो अच्छा से कैसे प्रोसेस करना है, स्टेप बाय स्टेप समझ जाओगे, आराम से बनेगा सब क्वेश्चन। क्या है भाई? अब एफ एक्स और जी एक्स को हम कंपेयर करना चाहते हैं ना, कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, यही लिखना है ना। तो हम लोग पहले यहाँ पर n पावर समथिंग है, यहाँ पर log है, log को हटाना चाह रहे हैं, तो कैसे हटाएंगे? log को हटाने का मतलब क्या है? अगर ये पूरे टर्म को यहाँ लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे हम लोग? n पावर 6 इंटू log ऑफ 128 क्या है? 128 है क्या? 2 पावर 7 है ना, 2 पावर 7 है ना 128, तो 2 पावर 7 बेस कितना है? 2 है। अब इसको फिर से और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? n पावर 6 इंटू लॉग 2 पावर 7 बेस 2 है ना, तो 7 क्या होगा? यहां पर चला आएगा, मतलब कि 7 log 2 बेस 2। ये क्या हो गया? log 2 बेस 2 है, जो क्या बनेगा? ये तो 1 बन गया है, यहां क्या रह गया? अब 7 इंटू n पावर 6, मतलब क्या हो गया? अरे कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या बन गया? n पावर 6 से बन गया केवल, तो log खत्म हो गया ना, log वाला टर्म क्या है? खत्म हो गया ना। अब बचा क्या? फंक्शन ही बचा ना, फंक्शन को हम लोग कंपेयर कर लेंगे। यहां पर भी जब जाएंगे तो क्या होगा? n पावर 7 इंटू log 32 है। 32 का मतलब क्या होता है? 2 पावर 5, यहाँ बेस 2 हो गया। 2 पावर 5 का मतलब क्या है? 5 यहाँ चला आएगा ना, log 2 बेस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बनेगा, मतलब क्या यहाँ बन जाएगा? n पावर 7 इंटू कितना? 5, मतलब क्या हो गया? 5 इंटू n पावर 7, तो ये बचा क्या? n पावर 7 बचा है। यहां पर n पावर 6 बचा है, यहां n पावर 7 है, तो ग्रेटर कौन है? n पावर 7 है ना, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? यहां लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू बिग ऑफ जी एक्स। यहां क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स इक्वल टू बिगो ऑफ जी एक्स। क्यों? यहां पर n पावर 6 है, वहां n पावर 7 है,
ग्रेटर कौन है, जी एक्स है। इसका मीनिंग भी यही होता ना, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी एक्स। इसको एक और भी चीज लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू स्मॉल ऑफ जी एक्स। स्मॉल ओ क्यों लिखे हैं, क्योंकि पता है कि एफ एक्स एन पावर 6 है और वहां एन पावर 7 है जी एक्स, तो एन पावर 6 हमेशा ही कम होगा ना। एन पावर 6 और एन पावर 7 में क्या डिफरेंस है, देखो यहां क्या डिफरेंस है, एन पावर 6 है एक है एन पावर 7। एन पावर 6 में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एन से, तब ना एन पावर 7 बनेगा। मतलब कि ये फंक्शन टाइम्स ग्रेटर है जी एक्स। जी एक्स क्या है, फंक्शन टाइम्स ग्रेटर है, एन टाइम्स ग्रेटर है। एन क्या है, फंक्शन है ना, लीनियर फंक्शन है, मतलब कि हमेशा ही छोटा है। तो एफ एक्स इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी एक्स भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू स्मॉल ऑफ जी एक्स भी लिख सकते हैं, या फिर इसको और भी लिख सकते हैं, क्या रेड से ही लिखते हैं इसको या ब्लैक से लिखते हैं, चलो एफ एक्स नॉट इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी एक्स, ये भी लिख सकते हैं ना। एफ एक्स इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी एक्स जब हम लिखे हैं, एफ एक्स क्या है, ये है एन पावर 6, ये है एन पावर 7। तो एफ एक्स इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी एक्स लिखे, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी एक्स, देखो एन पावर 6 लेस देन इक्वल टू एन पावर 7 लिख लिए। स्मॉल ओ भी लिख सकते हैं, क्यों कि एन पावर 6 फंक्शन टाइम्स छोटा है, एन टाइम्स इससे छोटा है, स्मॉल ओ भी लिख सकते हैं। तो एफ एक्स कभी ग्रेटर हो सकता है क्या, एन पावर 6 कभी भी एन पावर 7 से ग्रेटर हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता है। मतलब क्या है कि ओमेगा कभी नहीं लिखा जा सकता है, तो यहां लिख दिए एफ एक्स नॉट इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी एक्स, मतलब कि ओमेगा नहीं हो सकता है। और भी क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स नॉट इक्वल टू थीटा ऑफ जी एक्स, ये भी लिख सकते हैं ना। एफ एक्स नॉट इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी एक्स, एफ एक्स नॉट इक्वल टू थीटा ऑफ जी एक्स। तो सेम क्वेश्चन के लिए कितना फॉर्मेट में लिखे हैं हम लोग, यहां पर ओमेगा लिखे हैं, यहां पर स्मॉल ओमेगा भी लिख सकते हैं, ये भी नहीं पॉसिबल है भाई, ना तो ओमेगा पॉसिबल है ना तो स्मॉल ओमेगा पॉसिबल है, दोनों ही लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन एक ही है, लिखने का फॉर्मेट देखो कितना टाइप का है, सब यूज हो गया ना। बिग ओ कहां लिखेंगे, स्मॉल ओ कहां लिखेंगे, बिग ओमेगा है, स्मॉल ओमेगा है, थीटा है, सब लिख दिए ना। बस ऐसे ही करना है, कोई भी क्वेश्चन रहे उसको ब्रेक कर दिए, एक लास्ट का फंक्शन में लेकर चले आए। एक क्या है, पॉलिनोमियल बन गया ना लास्ट में, यहां भी पॉलिनोमियल लास्ट में बन गया ना, पॉलिनोमियल में ले आए और जो पॉलिनोमियल को जो कंपेयर किए थे वहां पर उसके अकॉर्डिंग कंपेयर कर लेंगे, देख लेंगे कि कांस्टेंट का डिफरेंस है दोनों में या फिर फंक्शन का डिफरेंस है। यहां देखो क्या n पावर 6 है, वहां n पावर 7 है, मतलब कि एक फंक्शन का डिफरेंस है। और कांस्टेंट का डिफरेंस होता क्या करते, इलिमिनेट कर देते, इक्वल दोनों हो जाता। तो पर्पस हम लोग का यही है। अब हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे। लिखने का फॉर्मेट समझ गए हो ना, कैसे कहां बिगो लिखेंगे, कहां ओमेगा लिखेंगे, क्यों लिखेंगे। इसका क्वेश्चन आएगा भी, इसको अच्छे से देख लो एक बार, आसान है, डेफिनेशन समझ ही गए हो, पूरा लिखने का तरीका पता ही है, अब कुछ बचा ही नहीं इसमें। इतना लिखना थोड़ा ही पड़ेगा, देख कर टिक मारोगे, देख कर ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, इतना सोचना ही नहीं पड़ेगा, इतना कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा, बहुत आसानी से बनाओगे। बस करना क्या है, एक बार समझ लेना है, जान लो, समझ लोगे तब वो चीज होगा, नहीं समझोगे तब नहीं होगा वो चीज, जान लो। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन बनाते हैं।
एफ एक्स यहां लिखेंगे और यहां लिखेंगे जी एक्स, ठीक, और दोनों को कंपेयर करेंगे बाद में। ब्लू से लिखेंगे फंक्शन को। तो चलो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स मान लेते हैं जो 7 पावर n है, मान लेते हैं 7 पावर n है। 7 पावर n का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट है, पावर में फंक्शन है, मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल है। तो मान लो एफ एक्स है जो 7 पावर n है, यहां पर है 4 पावर n, जी एक्स है जो 4 पावर n है। तब ये दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करेंगे, जब कंपेयर करना है तो देखेंगे क्या कि कांस्टेंट का डिफरेंस है या फिर फंक्शन का डिफरेंस है। क्योंकि कांस्टेंट का अगर डिफरेंस होगा तो हम लोग जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन यूज करते हैं, बिग ओ ओमेगा स्मॉल ओमेगा थीटा, कांस्टेंट कंज्यूम कर लेता है, बचता है क्या, फंक्शन बचता है। तो हम लोग को मेनली देखना क्या है कि फंक्शन का डिफरेंस है या नहीं, ठीक। तो 7 पावर n है, यहाँ पर 4 पावर n है, देखकर क्या लग रहा है, अच्छा यहाँ 4 है वहां 7 है, तो लगता है कांस्टेंट का ही डिफरेंस होगा। देखकर तो यही लग रहा है, यहाँ 4 है 7 है, 4 से 3 ज्यादा है 7 और क्या, यहाँ तो n है पावर में, वहां n है। तो अब देखेंगे एक बार इसको अच्छे से। तो क्या देखेंगे हम लोग, 4 पावर n को अगर ऐसा लिख सकते ना है, 4 को पहले कैसे हम लिख सकते हैं, देखो 4 को लिखने के लिए 7 इंटू 4/7 लिख सकते हैं ना। सेवन पावर n है और 4 पावर n है। तो 7 ये जो है 4 पावर n है, इसको 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 इंटू 4/7। क्यों, क्योंकि 7 देखो ऊपर में भी मल्टीप्लाई किए और नीचे में भी मल्टीप्लाई किए हैं। तो ऊपर नीचे अगर कोई चीज लिखा हुआ 5 है, 5 को इंटू 2 कर दो और डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो 2/2 तो कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा क्या, 5 ही बचेगा ना। बस यहाँ भी 4 को इंटू 7 किए, डिवाइडेड बाई 7 किए हैं, 7 तो ऐसे भी कटना है, बचेगा 4 ही, बस वही चीज किए हैं। लेकिन हम लोग अब इसका क्या है, ये पूरे का पावर क्या है, n है, ठीक। अब देखो याद करो, a इंटू बी का पावर n जब लिखते थे तो क्या लिख सकते थे हम लोग, a पावर n इंटू बी पावर n लिखते न थे। ए बी का अगर पावर n है तो क्या लिखते हैं, a पावर n बी पावर n, यही लिखते हैं ना। तो यहां पर मान लेते हैं क्या कि ये 7 है जो a है, अब 4/7 है जो b है। a b का पावर n, a b, यहां पर मान लो इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, a b का पावर n है तो क्या लिखेंगे, a पावर n b पावर n, मतलब क्या 7 पावर n इंटू 4/7 पावर n लिख सकते हैं ना ऐसे। तो अब 4 पावर n क्या बन गया है, अब 4 पावर n बन गया है 7 पावर n इंटू 4/7 पावर n, और यहां पर क्या है, एफ एक्स क्या है, 7 पावर n है। तो यहां पर देखो अगर 7 पावर n को हम लोग 7 पावर n को अगर हम लोग y मानते हैं, 7 पावर n को अगर y मानते हैं हम लोग, तो क्या होगा, a क्या हो गया, y हो गया। तो इसका वैल्यू y है और इसका वैल्यू क्या है, y इंटू 4/7 पावर n, 4/7 पावर n। देखो स्टेप बाई स्टेप बताए हैं, ध्यान रखना। 7 पावर n था, यहाँ 4 पावर n है, 4 को हम अलग फॉर्मेट में लिखे क्या, 7 से ही मल्टीप्लाई किए, डिवाइड 7 से क्यों किए, क्योंकि हम चाहते हैं 7 पावर n के फॉर्मेट में लाना उसको। मतलब कि हम लोग 4 पावर n से
क्या कॉमन लिए हैं? 7 पावर n को कॉमन लिए हैं। तो कॉमन लेने के लिए 7 पावर n को कॉमन लेने के लिए 4/7 नीचे 7 पावर n से डिवाइड भी करना होगा, मतलब कि 4/7 पावर n बन गया। तो यहाँ 4/7 पावर n है। तो ये 4/7 पावर n है क्या एक्चुअली? तो 4/7 क्या है? कांस्टेंट है। तो 4/7 जब कांस्टेंट है तो क्या बन गया? ये बन गया c पावर n, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया ना। अगर 4/7 अगर c है, कांस्टेंट है, पावर n है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया ना। मतलब कि gx क्या है? फंक्शन टाइम्स ग्रेटर है। gx है जो फंक्शन टाइम्स ग्रेटर है। अब फंक्शन क्या है? ये फंक्शन 1 से छोटा है। ये जो है 4/7 पावर n है, तो 4/7 जो c का वैल्यू है वो क्या है? लेस देन 1 है। तो ये 4/7 है। तो अगर 8 रहता है यहां पर तो 1/2 बनेगा, मतलब कि 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, लेकिन है तो 1 से छोटा। तो जब 0 से 1 के बीच में कोई नंबर है, उसका जब पावर लेकर जाएंगे ऊपर, जब पावर को इंक्रीज करेंगे हम लोग, तो ऊपर से ज्यादा नीचे होगा ना, मतलब कि नंबर और छोटा होते जाएगा। देखो ध्यान से, 0.5 है, 0.5 का तुम्हें स्क्वायर कर लो तो क्या बनेगा? 0.25, 0.25 मान लो है, तो स्क्वायर किए तो 0.5 और 0.05 में ज्यादा बड़ा कौन है? 0.5 है, स्क्वायर किए 0.25 बन गया। जो दोनों में ज्यादा बड़ा कौन है? एक 0.5 है, मतलब कि एक आधा है, 1/2 है, एक 0.25 है, एक 1/4 है, तो ज्यादा बड़ा यही है ना। तो पावर इंक्रीज करने से अगर 0 से 1 के बीच का नंबर है तो वो डिक्रीज होता है ना। बस यही चीज यहां भी है। ये जो है फंक्शन टाइम्स ग्रेटर दिख रहा था gx, लेकिन यहां पर जो कांस्टेंट का वैल्यू है लेस देन c है, मतलब कि ये और डिक्रीज करवाएगा इसको ना। जब 1 से छोटा है c का वैल्यू है, पावर n करेंगे अगर, तो ये क्या करेगा? और छोटा नंबर डिक्रीज करेगा, मतलब y को डिक्रीज करवाएगा। इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल यहां पर जो fx है, ये जो y है, y ग्रेटर देन y इंटू 4/7 पावर n। क्यों? क्योंकि c का वैल्यू है, जो c है 4/7, इसका वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब कि fx ग्रेटर देन gx। तो fx ग्रेटर देन gx तो है, लेकिन कितना ग्रेटर है? तो फंक्शन टाइम्स ग्रेटर है, क्योंकि यहाँ एक फंक्शन ना छोटा कर रहा है इसको, मतलब कि फंक्शन टाइम्स ग्रेटर है। fx क्या हुआ? ग्रेटर देन इक्वल टू gx। तो अब इसको लैंग्वेज में कैसे हम लोग लिख सकते हैं? लैंग्वेज में लिखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या? कंपेयर करने के लिए बीगो और ओमेगा सबको यूज करके कैसे लिख सकते हैं हम लोग? अभी बताए थे ना लास्ट क्वेश्चन में। कैसे लिखेंगे? यहां लिखेंगे fx इक्वल टू ओमेगा ऑफ gx। क्यों लिखे ओमेगा ऑफ gx? क्योंकि fx ज्यादा बड़ा है। देखो fx है जो ज्यादा बड़ा है, कितना बड़ा है? फंक्शन टाइम्स बड़ा है, मतलब कि फंक्शन टाइम्स बड़ा है। fx जब ग्रेटर है फंक्शन टाइम्स gx से, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं fx नॉट इक्वल टू बीगो ऑफ gx। मतलब कि कभी भी fx है जो gx से छोटा नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन टाइम्स ग्रेटर है। सेम उसी तरीके से fx इक्वल टू स्मॉल ओमेगा ऑफ gx लिख सकते हैं। क्यों लिखे? ओमेगा लिखेंगे, स्मॉल ओमेगा कैसे लिखे? क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। fx दोनों और gx इक्वल है ही नहीं। यहाँ पर क्या है कि इक्वल भी हो या फिर fx ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नहीं, केवल और केवल ग्रेटर है। सही बात है, फंक्शन टाइम्स ग्रेटर है तो ग्रेटर ही होगा। ये भी हो गया। तो क्या थीटा पॉसिबल है क्या?
एफ एक्स इक्वल टू थीटा ऑफ जी एक्स लिख सकते हैं क्या? तो थीटा कब लिखेंगे? जब बीगो और ओमेगा दोनों ही सेटिस्फाई करे। यहां पर बीगो नहीं कर रहा है ना, एफ एक्स कभी भी जी एक्स से छोटा नहीं हो रहा है ना, मतलब क्या बीगो नहीं लिख सकते हैं, मतलब क्या थीटा भी नहीं लिखेंगे। जब ये ओमेगा है, स्मॉल ओमेगा हो गया, और बीगो ही जब नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो स्मॉल ओ कभी सेटिस्फाई कर सकता है क्या? स्मॉल ओ क्या है? बीगो का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। क्यों? क्योंकि बीगो में लेस देन इक्वल टू भी होता है और स्मॉल ओ में केवल और केवल लेस देन ही होता है, इक्वल यहां नहीं होता है। मतलब कि जब यही नहीं पॉसिबल है तो ये तो ऑटोमेटिकली नहीं पॉसिबल है। मतलब कि स्मॉल ओ भी एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स नॉट इक्वल टू स्मॉल ओ ऑफ जी एक्स, बस यही चीज है। समझ रहे हो बात को? मतलब कि कोई फंक्शन दिया रहे उसको इस तरीके से ही कंपेयर करना है कि फंक्शन टाइम्स ग्रेटर है, दो फंक्शन है, दोनों का डिफरेंस है जो फंक्शन टाइम्स है या फिर कुछ कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट होगा तो थीटा हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ओमेगा होगा या बीगो होगा, या स्मॉल ओमेगा हो जाए स्मॉल ओ हो जाए। तो लिखने का फॉर्मेट देख ली, फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, यही सब क्वेश्चन में रहेगा। मान लो ये कहीं ऑप्शन दे दे, कहीं ये ऑप्शन दे के कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, यही सब दिखेगा। तो ये सब क्वेश्चन देखे, और इसके अलावा फिर देखते हैं ऐसा क्वेश्चन जिसके थ्रू हम लोग का कंसेप्ट तो समझ ही गए हैं, जो लॉजिक है सबका, लॉजिक तो समझ ही गए थे। लॉजिकली तो और कुछ बचा नहीं था। अच्छा, दो लॉग में कंपेयर करने का एक बार देख लेते हैं। दो लॉग अगर ऐसा है, एफ एक्स इक्वल टू यहां लिखते हैं जी एक्स इक्वल यहां, और एफ एक्स में एक फंक्शन लिखते हैं लॉग n बेस 7, यहां पर लॉग n बेस 3। अब दोनों लॉग ही है। अब देखेंगे ये दोनों लॉग में क्या डिफरेंस है, सेम ही तो नहीं है या डिफरेंस है कुछ। तो क्या देखेंगे, अब log n है ना, log n बेस 3 है ना, ये देख log का प्रॉपर्टी देखो क्या होता है, बेस चेंजिंग रूल इसको बोलते हैं। log का अगर log 3 है ना, अगर log n बेस 3 रहे और इसको हम चाहते हैं बेस 7 में कन्वर्ट करना, तो अगर इसको बेस 7 में अगर कन्वर्ट करना रहेगा तो बेस चेंजिंग रूल क्या रहता है, इसका मतलब क्या हुआ, जो log n बेस 7 डिवाइडेड बाई log 3 बेस 7। समझ रहे हो बात को? log n बेस 7 डिवाइडेड बाई log 3 बेस 7। अगर हम लोग किसी log जो लिखा हुआ है उसके बेस को अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, बेस को चेंज करना चाहते हैं, अगर अभी 3 है बेस, हमको 7 बेस चाहिए, अगर क्या करेंगे, ऊपर में जो नंबर है log का, log उस नंबर नया बेस डिवाइडेड बाई log इसका बेस है जो यहां नीचे में नंबर बन जाएगा, और जो नया वाला बेस है। इस तरीके से हम लोग बेस को चेंज करते हैं।
समझ रहे हो बात? अब देखो क्या है यहाँ पर, इसको जब चेंज करेंगे तो क्या लिख दिए, log n बेस 7 हो गया ना, बन गया क्या, log n बेस 7 डिवाइडेड बाई log 3 बेस 7। ये log 3 बेस 7 क्या है, दोनों ही नंबर है, इसका नंबर भी कांस्टेंट है और बेस भी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या होगा, log 3 बेस 7 कोई ना कोई कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट ही होगा ना, नंबर भी है जो कांस्टेंट है और बेस भी कांस्टेंट है, मतलब कि ओवरऑल एक कांस्टेंट है log। मतलब क्या है कि यहां पर log n बेस 7 है, यहां log n बेस 7 को कुछ नंबर से डिवाइड किए हैं जो कांस्टेंट नंबर से डिवाइड किए हैं। मतलब कि fx और gx में डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट का डिफरेंस है। तो जब कांस्टेंट का डिफरेंस है तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं fx इक्वल टू बीगो ऑफ gx, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंस है, नॉट इक्वल टू स्मॉल o इक्वल टू ओमेगा ऑफ gx, नॉट इक्वल टू स्मॉल ओमेगा, यहां पर fx कॉपी कर लो, कॉपी है gx। फिर क्या है, जब बीगो है ओमेगा है मतलब कि थीटा भी है। देखो इतना तरीके से इस फंक्शन को कंपेयर करके लिख सकते हैं। तो इसमें किए क्या हम लोग, इसमें देखे क्या, जो log यहाँ देखे बेस कुछ और है, नंबर दोनों का सेम है, बेस यहाँ कुछ और है वहां बेस कुछ और है, log का प्रॉपर्टी है बेस चेंजिंग रूल लगाकर हम लोग बेस को चेंज कर लिए। फिर देखे क्या कि जो नया जो बना बेस चेंज करने के बाद में जो नीचे डिवाइड कर रहा है एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने में तो बैलेंस हो ही जाता है। जैसे क्या, अगर मान लो ऐसा रहे कहीं पर 5 है, एक है 5000 है, ये दोनों क्या है, ग्रेटर कौन है 5000, 5 से बहुत बड़ा है 5000, लेकिन 5 से बड़ा तो है 5000, लेकिन एक चीज ये जान लो कि ये दोनों ही एसिम्प्टोटिकली इक्वल है, क्योंकि 5000 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 1000, 5 इंटू 1000 लिख सकते हैं। इसको हम लोग पानी पीते रहना तुम लोग रेगुलर इंटरवल पर, इतना सारा ब्रेक मिलता ही है। ऑफिशियली ब्रेक नहीं है तो अनऑफिशियली क्या है, बीच में गपशप करते हैं, तो ब्रेक ही है, पानी पी लेना है और आराम से पढ़ाई करना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, 5 इंटू 1000 हो गया ना, तो 5 तो दोनों बराबर है, देखो यहाँ 5 हो गया, 5 बराबर हो गया, 1000 क्या है, कांस्टेंट ही है ना। अब चाहे यहाँ पर 500 नहीं रखकर, 500 ना रख के यहाँ रहता 5 लाख, मतलब 5 लाख, तो क्या होगा 5 इंटू 1 लाख, 1 लाख क्या है, कांस्टेंट ही है, चाहे 1 रहे या 10 रहे या 50 रहे या 100 रहे या फिर 1000 लाख कुछ भी रहे, एक नंबर अगर फिक्स है, फिक्स नंबर का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट। अब उसको थोड़ा इंक्रीज कर दो डिक्रीज कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस कांस्टेंट को कंज्यूम करेगा ही करेगा बीगो। मतलब क्या है, यहां पर 5 और 5000 में हम लोग बीगो लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं, स्मॉल ओ लिख सकते हैं क्या, नहीं, स्मॉल ओ नहीं लिख सकते हैं, स्मॉल ओमेगा लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। थीटा लिख सकते हैं क्या, हाँ थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि बीगो है ओमेगा है थीटा है। बस यही चीज देखना है कि दो फंक्शन को कंपेयर जो कर रहे हैं उसको किस तरीके से कंपेयर करना है, पर्पस यही है।
इसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन अच्छा चीज है देखना। अब समझ में आ रहा होगा ना कि बीगो ओमेगा क्या चल रहा था। स्टार्टिंग में लग रहा होगा क्या कि अच्छा बीगो ओमेगा क्या टर्म है, नया टाइप का टर्म है, क्या चीज टीचर बोल रहा है 5 और 5000 बराबर ही है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 और 5000 रियल में तो बराबर नहीं है, मतलब वैल्यू नहीं बराबर है, लेकिन हम लोग जो लेते हैं सिंपटोटिक नोटेशन उसमें दोनों इक्वल मानते हैं। क्यों इक्वल मानते हैं? क्योंकि कुछ कांस्टेंट का डिफरेंस है। अब कांस्टेंट को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, सब इक्वल होगा। कांस्टेंट का मतलब ही है कांस्टेंट, बस बात खत्म।